हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन, उसका परिचय कि संख्या पद्धति में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इनके बारे में जानेंगे जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों, मैंने संख्या पद्धति में जो महत्वपूर्ण संख्याएँ या जो संख्याएँ होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आप मेरा वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपको जरूर इससे लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। तो गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यह एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, वह प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 से लेके 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक, यह प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को भी शामिल कर लेने से प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अभी हमने देखा प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, और इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य को मिला लें, 0, 1, 2, 3 और अनंत तक, तो यह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो दोस्तों, पूर्ण संख्याएं 2 प्रकार की हैं। एक होती है परवर्ती संख्या और दूसरी होती है पूर्ववर्ती संख्या। उदाहरण के लिए आप देखिए, जैसे हमें कोई संख्या 15 दी है और इसका हमसे पूछ लिया जाए कि परवर्ती संख्या क्या होगी, तो परवर्ती संख्या उसमें 1 जोड़ दें तो भाई उसकी परवर्ती संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। यदि हम 15 में 1 जोड़ दें तो इसकी परवर्ती संख्या होगी 16। और इसी तरह 24 है, 24 में हम 1 जोड़ते हैं तो इसकी परवर्ती संख्या होगी 25। मतलब कोई भी संख्या दी हो उसकी अगली संख्या परवर्ती संख्या कहलाती है। दूसरी होती है पूर्ववर्ती संख्या, मतलब जो संख्या हमें दी है उसकी पहले की संख्या पिछली संख्या, तो हम कैसे निकालते हैं, उस संख्या में -1 कर देंगे तो हमें वो उसकी पूर्ववर्ती संख्या मिल जाएगी। जैसे यहाँ 24 है, 24 में से 1 कम होगा तो 23 इसकी पूर्ववर्ती संख्या होगी। कहने का मतलब है परवर्ती संख्या निकालना हो तो उसमें 1 जोड़ दें और पूर्ववर्ती संख्या निकालनी तो उसमें 1 घटा दें, हमें उस संख्या की परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाएंगी। अब बात कर रहे हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ व्यक्त किया जाता है तब भी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। जैसे देखिए, एक रेखा है, इसमें यह एक 0 हो गया। 0 से दाईं तरफ जितनी संख्याएं हैं 1, 2, 3 जो धनात्मक हैं वह धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगी, और 0 से बाईं ओर जो पूरी ऋणात्मक हैं -1, -2, -3, यह ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगी। और ये संख्याएं भी अनंत तक जाएंगी और यहाँ भी संख्याएं अनंत तक जाएंगी। ये हो गया आपका ऋणात्मक पूर्णांक और ये हो गया धनात्मक पूर्णांक। सम संख्याएं, इवन नंबर। वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों सम संख्याएं कहलाती हैं। इसका व्यापक रूप होता है 2n, जहां n प्राकृतिक संख्या है। तो सम संख्याएं वो होती हैं दोस्तों जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। जैसे 2, 4, 6, 8, आप इसमें 2 का भाग देंगे तो यह पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाएंगी, अर्थात यह सम संख्या है। और यदि हमें कोई सम संख्या निकालनी है तो इसका व्यापक रूप होता है 2n। जैसे कि कोई संख्या हमें मिल गई है 3, और जब हम इसको 2n में रखेंगे, n कोई भी प्राकृतिक संख्या जैसे 3 है, 2 के साथ हम 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी होगा 6। ये देखिए हमें सम संख्या मिल गई। कोई भी संख्या है उसके साथ हम किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो हमें सम संख्या प्राप्त होगी। चाहे वह सम संख्या से गुणा करें, चाहे आप विषम संख्या से, उसके साथ 2 से गुणा करेंगे तो आपको हमेशा सम संख्या प्राप्त होगी। यह उसका व्यापक रूप है 2n। अगली देखते हैं दोस्तों, विषम संख्याएं। ऑड नंबर, सभी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो विषम संख्या कहलाती हैं। इसका व्यापक रूप 2n-1 होता है, जहां n प्राकृत संख्या है। वो सभी संख्याएं दोस्तों जैसे 1, 3, 5, 7 जिनमें 2 से भाग नहीं जाता है
वह विषम संख्या है और उसका व्यापक रूप है 2n-1। इस 2n-1 से हमें कोई भी विषम संख्या प्राप्त होती है। जैसे हम यहाँ n की जगह 2 रख देते हैं, कोई भी सम संख्या विषम संख्या, तो यहाँ देखिए 2 रखेंगे और -1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटेगा 3 मिलेगा, यह विषम संख्या। n की जगह कोई भी संख्या रख दीजिए, 2n-1 कीजिए, n की जगह कोई भी संख्या रखेंगे तो आपको विषम संख्या ही मिलेगी। अगला है यौगिक या भाज्य संख्याएं। तो एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी अवश्य विभाजित हों, यौगिक या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि जिन संख्याओं के 2 से अधिक फैक्टर्स हों वह यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 इत्यादि। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि एक या उससे अधिक, 4 में आप जान सकते हैं कि 4 से भी भाग जा सकता है और 2 से भी भाग सकता है। इसमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं का भाग जा रहा है तो वह यौगिक या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए रूढ़ या अभाज्य संख्याएं। रूढ़ एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, रूढ़ या अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। और नोट है इसमें दोस्तों ध्यान दें कि 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या, 2 एक ऐसी संख्या जो सम अभाज्य संख्या है, जो अभाज्य संख्या के अंतर्गत भी आती है। अभाज्य संख्या दोस्तों 2 प्रकार की होती हैं। पहली है सम अभाज्य संख्या, ऐसी 2 संख्याएं जिनमें सम्मिलित रूप से केवल एक का भाग जाता हो। जैसे कि 3, 5, 3, 4, 12, 17। सम्मिलित रूप से मतलब है इन ब्रैकेट में 3 और 5 दिया है तो इसमें कोई एक कॉमन एक संख्या से भाग जाएगा तो वह सिर्फ एक से भाग जाएगा। 3 में भी 1 से जाएगा, 5 में भी 1 से जाएगा, यहाँ 3 में भी 1 से जाएगा, 4 में 2 से भी जाएगा, लेकिन यहाँ 3 में 2 से नहीं जाएगा, इसलिए इसमें कॉमन क्या रहेगा, 1 से 3 में भी जाएगा और 4। इसी प्रकार आप समझ गए होंगे कि ऐसी 2 संख्याएं जिनमें सम्मिलित रूप से केवल एक का ही भाग जाता हो। आगे देखें दोस्तों, दूसरा है जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है, ऐसी 2 लगातार अभाज्य आने वाली संख्याएं जिनके बीच केवल एक भाज्य संख्या होती है। जैसे 3, 5, 5, 7, 11, 13। देखिए 3 और 5 के बीच में एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 3 के बाद क्या आता है, 4 इसमें एक भाज्य संख्या है। 5 और 7 के बीच में 6 एक भाज्य संख्या है और 11, 13 के बीच में एक 12 भाज्य संख्या है। तो ऐसी जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, जिन संख्याओं की कोई सीमा हो अर्थात निश्चित मान हो, या वे संख्याएं जो m/n के रूप में हो, जहां m और n पूर्णांक संख्या हैं और n 0 के बराबर ना हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जिन संख्याओं की कोई सीमा हो दोस्तों, निश्चित मान निकलता हो और उनको हम m/n जिनको हम बोलते हैं भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, और जिसमें जो हर होगा ये अंश है, ये हर है, तो हर 0 के बराबर नहीं होगा, 0 से अलग संख्या होंगी, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी, तो यह परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 3/4, 1/8, 10/5, √25/2। आप अंडर रूट को हल करेंगे तब भी हमें निश्चित मान मिलेगा, 49 का भी रूट निश्चित मान मिलेगा, 4 का भी और 16 का भी, तो यह परिमेय संख्या कहलाएंगी। परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप शांत या आवर्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अपरिमेय संख्याएं, ऐसी संख्या जिनकी कोई निश्चित मान ना हो, अर्थात निश्चित मान ना हो या निश्चित सीमा ना हो, तो वे सभी संख्या अपरिमेय कहलाती हैं और m/n के रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ऐसी संख्या प्रायः पूर्ण वर्ग नहीं होती, जैसे ये करनी होती है, रूट होता है, इसके अंदर रखा जाता है, जैसे √5, √10, 4/√5, 2 × √6। इनके दोस्तों सीमा नहीं, इनके मान निश्चित नहीं निकलते हैं, इसलिए इनको अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ये देखिए अगला है वास्तविक संख्याएं।
वास्तविक संख्याएं रियल नंबर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अर्थात संख्या का यदि हम किसी संख्या का वर्ग करने पर यदि हमें वह धनात्मक संख्या प्राप्त हो तो वह वास्तविक संख्या होती है। जैसे √5 इसका वर्ग करेंगे वास्तविक संख्या 5 प्राप्त होगी। 3/2 परिमेय अपरिमेय संख्याओं का मिश्रण वास्तविक संख्या। √10 इसका वर्ग करेंगे धनात्मक मिलेगा 1/2। ये होंगी आपकी वास्तविक संख्याएं। इसके बाद है काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं। तो इसमें क्या है, वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं है अर्थात जिनकी मात्र कल्पना की जा सकती है काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। और इन संख्याओं का वर्ग करने पर हमेशा ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। जैसे √9 का आप वर्ग करेंगे तो आपको माइनस में ही आंसर मिलेगा, इसका भी माइनस में आंसर मिलेगा। इस तरह ये काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। आगे है दोस्तों व्युत्क्रम या विलोम, व्युत्क्रम या प्रतिलोम। किसी संख्या में अंश व हर की संख्याएं आपस में बदल देने पर प्राप्त नई संख्या उस संख्या का व्युत्क्रम होती है। जैसे दोस्तों हमें दिया है 4/1, 4/1 ये अंश हो गया, ये हर होगा। इनका आपस में मान पलट दें, आपस में संख्या बदल दें। हर को अंश में लिखते हैं और अंश को हर में। 4/1 का लिख दिया हमने 1/4, तो यह इस संख्या का प्रतिलोम होगी या व्युत्क्रम होगी। 2/5 है इसका प्रतिलोम या व्युत्क्रम क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा 2/5 का हो जाएगा 5/2। ये भी दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला होता है योज्य प्रतिलोम। कोई भी ऐसी संख्या जिसे दी गई संख्या में जोड़ने पर शून्य प्राप्त होता है वह योज्य प्रतिलोम होती है। उदाहरण के लिए यदि हम 6 में -6 को जोड़ें तो हमें 0 मिलेगा। 2/5 को यदि हम -2/5 से जोड़ें तो 0 मिलेगा। ऐसी संख्याएं योज्य प्रतिलोम कहलाती हैं। दूसरा है गुणज प्रतिलोम। कोई ऐसी संख्या जिसका किसी दी गई संख्या में गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त हो वह संख्या गुणज प्रतिलोम होती है। उदाहरण के लिए जैसे हमें 1/4 दिया है, यदि हम 1/4 का गुणा 4/1 में करें तो ये आपस में कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा 1। इसी तरह 2/5 है, 2/5 में यदि गुणा करें हम 5/2 का तो हमें मिल जाएगा 1, तो यह होगा गुणज प्रतिलोम। आगे देखें दोस्तों बीजांक। किसी संख्या के अंकों का योग तब तक किया जाता है जब तक कि कोई हमें अंक प्राप्त ना हो जाए, तब तक हम इन संख्या को जोड़ते हैं। तो जो प्राप्त अंक होता है वह होता है उसका बीजांक। जैसे हमें मिला है, ये दिया है 5 4 6 8 2 54,682 और यदि हमें इसका बीजांक निकालना है तो हम इन संख्या को तब तक जोड़ेंगे जब तक कि कोई हमें एक संख्या ना मिल जाए। देखिए किस तरह, जैसे 5 को जोड़ें 4 में, फिर 6 में, फिर 8 में और फिर 2 में, तो आपको क्या मिलेगा 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 4 20 और 5 25। अभी हमारे पास 2 अंक हैं, अब हम 2 और 5 को भी आपस में जोड़ेंगे तो 5 और 2 7। ये होगा दोस्तों इस संख्या का बीजांक। 5 और 2 7। तब तक जोड़ना है जब तक कि कोई हमें एक संख्या ना मिल जाए। गुणज। किसी संख्या का क्रमागत संख्या में गुणा करने पर प्राप्त होने वाली संख्या गुणज कहलाती है। जैसे हम 3 का गुणा करते हैं क्रमागत संख्याओं में, 1 2 3 4 ऐसी क्रमागत संख्याओं में, और 3 का गुण क्रमागत संख्या में गुणा करें तो क्या मिलेगा 3 का 2 में 6, 3 का 3 में गुणा होगा 9, 3 चौके 12। इस तरीके से आगे संख्या मिलती जाएंगी तो ये कहलाते हैं इनके गुणज। इसी तरह का 5 का हम गुणा करें तो 5 के गुणज हमें मिल जाते हैं 5 10, 5 3 15, 5 चौके 20, तो ये हुए गुणज। नोट याद रखना है दोस्तों, इसमें समस्त सम संख्याएं 2 की गुणज होती हैं। जितनी भी सम संख्याएं हैं वह 2 की गुणज होती हैं या 2 से पूर्णतः उनमें विभाजित हो जाती हैं, 2 से भाग जाता है। अगला है गुणनखंड या अपवर्तक। एक कभी भी किसी संख्या का गुणनखंड नहीं होगा। इसमें गुणनखंड कभी एक संख्या नहीं होता एक किसी भी संख्या का। तो किसी संख्या में भाग जाने वाली सभी संख्याएं, जो सभी अभाज्य संख्याएं हैं, किसी संख्या के गुणनखंड होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने लिया 12 के गुणनखंड क्या होंगे 2 × 2 × 3, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 3 12। ये अभाज्य संख्याएं हैं और ये इनके
गुणनखंड है। यदि आप 12 को तोड़ेंगे 4 गुणे 3 4 3 12, तो ये गलत गुणनखंड होगा। सही होगा आपको सभी अभाज्य संख्याओं के साथ हमें गुणनखंड प्राप्त होगा। 12 का होगा 2 गुणे 2 गुणे 3। आगे देखें दोस्तों, बहुलक। बहुलक क्या होता है? किसी संख्या की आवृत्ति अधिक हो। जैसे हमें दिया है एक ब्रैकेट में बहुत सारी संख्याएं दी हैं और उन सभी संख्याओं में जिस संख्या की आवृत्ति ज्यादा होती है, वह संख्या बार बार ज्यादा टाइम आ रही है, तो वह उस जो संख्याएं दी हैं उस संख्या बहुलक कहलाएगी। जैसे 3 8 7 इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं, तो आप इसमें देख रहे होंगे 8 की आवृत्ति ज्यादा बार हो रही है अन्य संख्याओं के तुलना में, तो यह 8 जो होगी इस पूरी संख्या का बहुलक कहलाएगी। बात करते हैं गुणांक की, तो ऐसी संख्या जिसका 1 से अधिक संख्या में गुणा हो रहा हो वह संख्या गुणांक कहलाती। उदाहरण के लिए जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 24 का गुणा हुआ 64 में, फिर प्लस 24 का गुणा 36 में, तो आप इसको हल करेंगे तो 24 कॉमन लेंगे तो 64 प्लस 36, ये 64 और ये 36 आपस में जुड़ेगा। फिर हल किया आपने 36 और 64 हुआ 100 और आप इसको हल करेंगे तो आपको मिला 2400। तो यहाँ पर ये जो 24 है दोस्तों यह गुणांक कहलाएगा, क्योंकि यह 24 का 1 के साथ अधिक संख्या, एक से ज्यादा संख्या में गुणा हो रहा है। 64 में भी हो रहा है, 36 में भी हो रहा है, तो ये जो 24 होगा इस संख्या का गुणांक होगा। अब बात करते हैं जातीय मान। तो किसी संख्या का जातीय मान स्वयं संख्या होती है। जैसे देखिए हमें संख्या दी है 1245, 1245 और इसमें पूछा जाए 2 का जातीय मान क्या होगा, तो 2 का जातीय मान 2 ही होगा, 5 का जातीय मान 5 ही होगा, 4 का जातीय मान 4 ही होगा, 1 का जातीय मान 1 ही होगा। किसी संख्या का जातीय मान स्वयं वही संख्या होती है। तो 5 का 5 ही, 4 का चाहे 2, ऐसी कोई भी संख्या दी हो तो उसका जातीय मान वही संख्या रहेगी। इसके बाद है स्थानीय मान। तो किसी संख्या का स्थानीय मान उस संख्या के जातीय मान और उस अंक के स्थान पर आपस में गुणा करने से प्राप्त होता है। जैसे देखिए दोस्तों हमें दिया है 45,327 और हमसे पूछा जाए कि आप इसमें 2 का स्थानीय मान बताएं, तो इसके लिए सीधा सा है कि पहले जातीय मान, तो 2 का जातीय मान 2 ही हुआ और 2 के बाद दोस्तों जितनी भी संख्या 2 के बाद में है उतने आप शून्य लगा दीजिए। इसके बाद एक ही संख्या है तो ये 20 होगा इसका स्थानीय मान। 2 का स्थानीय मान 20 होगा। इसी प्रकार 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 पहले जातीय मान लिखेंगे स्थानीय मान के लिए, इसके बाद जितने भी अंक आते हैं 3 के बाद उतने आप शून्य बढ़ा दीजिए, 1 और 1 ये 2 शून्य, तो 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 300। 5 का स्थानीय मान, 5 पहले 5 लिख लीजिए, उसके बाद कितनी संख्या है 1 2 3, तो 3 शून्य बढ़ा दीजिए, ये इसका हो जाएगा 5 का स्थानीय मान। इसी प्रकार 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 लिख लीजिए, उसके बाद कितनी संख्या है 1 2 3 4, तो 4 शून्य बढ़ा दीजिए, 4 का स्थानीय मान ये हो जाएगा। इस जातीय और स्थानीय मान में आप कंफ्यूज ना होइए दोस्तों, ध्यान से समझ लें। इस पे आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।